स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम आने वाले महीने में होने वाला है, तो उसकी अभी से हम तैयारी शुरू करते हैं। यह वीडियो आपको इसलिए लाभकारी होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्यांश के बारे में। अर्थात आपको एक पैसेज प्राप्त होता है क्वेश्चन में और उस पैसेज को पढ़ के आपको उत्तर करना होता है। तो सीटेट जैसे एग्ज़ाम में पैसेज तो इतना आसान नहीं है जैसे कि 5-7 में मिलता है 10 तक में कि आप पढ़े और वहीं से एक लाइन आपने खोजी और वो अंडरलाइन करके उत्तर हो गया। यहाँ पर गहराई में उतरना पड़ता है और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए विशेषता ज़रा कठिनाई हो जाती है, खास करके पद्य और गद्य में समझने के लिए। तो हमारा पहला प्रयास आपसे जुड़ने का, हम बात करेंगे वीडियो में कि आप पद्यांश को कैसे सॉल्व करें, कविता में जो अर्थ लिखा गया है उसे कैसे समझें और फिर प्रश्नों को हम देखेंगे, उसके अनुसार हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कविता की पंक्तियां हैं। आया समय उठो नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो आपको इन पंक्तियों से एक तो यह समझ में आ रहा है कि स्त्रियों को आगे करके उनकी महिमा का बखान किया जा रहा है कि वो भी एक अहम भूमिका निभाती हैं। एक एक पंक्ति को फिर से देखेंगे। आया समय, अर्थात अब समय आ चुका है कि नारी अब तुम उठो, यानी उठने से तात्पर्य क्या है? उठने से तात्पर्य है कि अब तुम सारी चीज़ों को, जो भी रूढ़िवादी परंपरा है और जो भी ऐसी बातें हैं जो स्त्रियों को बंधन में रखती हैं, उस बंधन से मुक्त होकर तुम चेतना के वश में आओ और अपनी चेतना से अपनी गाथा स्वयं रचो, अपने प्रगति के पथ पर चलो। तो उठने का तात्पर्य क्या है? उठने का तात्पर्य यही है कि अब समय आ चुका है, तुम अब उठ जाओ, ठीक है? और क्या करना है तुम्हें? युग निर्माण तुम्हें करना है। अब युग निर्माण से क्या तात्पर्य है? देखिए, स्त्रियों के पास प्रकृति प्रदत्त भी और बहुत हद तक सीमा थोड़ी विस्तार में रखी गई है कि वो अलग अलग जगह युग निर्माण कर सकती हैं। अगर वो वर्किंग वुमेन है, घर के साथ बाहर भी किसी कार्य पर कार्यरत है, किसी पद पर, तो वो वहाँ की जिम्मेदारी संभाल रही है। आप अपने आसपास के परिवेश में जहाँ आप काम करती हैं, वहाँ पर भी चीज़ें सोच में बहुत बिगड़ी हुई बनी रहती हैं, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट करके अपनी बात रखना, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि सोच में, व्यवहार में सदियों से बसी हुई हैं। तो एक तो आप सोच के खिलाफ खड़ी होती हैं तो लोगों को लगता है नहीं, ये बात ऐसी नहीं करनी चाहिए। अब ज़माना बदल रहा है तो लोग अब सोचना शुरू कर रहे हैं। दूसरा युग निर्माण का पक्ष होता है कि स्त्रियों के पास अपने पीढ़ी के लालन पालन करने का एक अच्छा समय होता है और युग निर्माण का बहुत हद तक महत्व मेरी समझ से ये होना चाहिए क्योंकि स्त्रियों के पास ही एक क्षमता है और ये उत्तरदायित्व है कि वह एक संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ें। क्योंकि जब हम बालपन में ही स्त्री और पुरुष में भेद कर देते हैं ना, तो एक मेल बॉय को, बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि मेरे लिए तो चीज़ें सुविधाजनक है। वहीं पर अगर बच्ची है, छोटी है, उसे दिखता है भेदभाव खिलौनों में, विचारों में, खान पान में, रहन सहन में, तो उसके भीतर वो कुंठा बैठ जाती है और उसे लगता है कि स्त्रियों का जीवन तो ऐसा ही है। तो पारंपरिक रूप से हमने बहुत तरीके से समाज को गड़बड़ स्थिति में देखा है, इसीलिए आधुनिक चेतना से संपन्न होकर अब युग निर्माण करने की जो जिम्मेदारी है वो स्त्रियों की है। तो युग निर्माण अलग अलग पैमाने पर हो सकता है, ये अनंत है, ठीक है? लेकिन हम इस पंक्ति को समझेंगे। आज़ादी की खुदी नींव में, अब यहाँ बात चल रही है उस समय की जब आज़ादी के बगुल बजा था और स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। तो आप देखेंगे कि गांधी जी के आंदोलन में बहुत हद तक हाथ जो है वो, सपोर्ट जो है वो महिलाओं से प्राप्त हुआ था। यानी कि आप जब भी देखिए क्रांति की बिगुल बजती है, उसके केंद्र में आत्मसंबल रूप में महिलाएं ही होती हैं। उनकी आत्मशक्ति मजबूत होती है। शारीरिक रूप से भरे पुरुष के समकक्ष ना हो, लेकिन आत्मबल स्त्रियों का ही मजबूत होता है। तो इस पंक्ति से हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि आज़ादी के समय की बात हो रही है। अब आज़ादी की नींव खुद गई है,
अर्थात एक आधार मिल चुका है और उस आधार पे हमें आगे बढ़ना है। तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अब जो नींव खोदा है आपने, अब यहाँ ये प्रतीक बात है। प्रतीक बात ऐसा नहीं है कि मकान बनने के लिए नींव खुद गई है, उसमें आप ईंटें पत्थर डाल रहे हैं। यह नींव खुदने की बात हो रही है, यह प्रगति पत्थर डालने की बात हो रही है संस्कार के रूप में, सोच के रूप में। क्योंकि एक स्त्री छोटी बच्ची को भी एक महिला ही पालन पोषण देती है और वहीं पर अपने बच्चे को भी, पुरुष को भी वही लालन पालन देती है। और पुरुषों को तो एक माँ के रूप में, महिला के रूप में, दादी नानी, कितनी महिलाएं आसपास होती हैं। अब हर जगह से कहीं ना कहीं उसे एक तरह से सपोर्ट मिलता चला जाता है, जिससे कि समाज में हमें जब नकारात्मक रिजल्ट मिलता है ना, तो हम सोचते हैं ज़माना बहुत ख़राब है। लेकिन ख़राब होने की शुरुआत कहाँ से आई है? उसे सपोर्ट ना मिले, एक बच्चे को ना सपोर्ट मिले अपने माँ से जब वो गलत काम करके आया है, उसे अपने सपोर्ट दादी से ना मिले, बहनों से ना मिले, तो कहीं ना कहीं एक पुरुष के आचरण और व्यवहार पे प्रश्न उठाने से पहले जो उसके आसपास, उसके भीतर संस्कार के बीज बोने वाले लोग हैं, उस पे बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रतीक रूप में बात हो रही है कि जब आज़ादी की नींव खुदी है और हम एक नया समाज गढ़ेंगे, एक नया जमाना रचेंगे, तो उसमें हमारा आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए? तो संस्कारवान पीढ़ी हो। समाज में आज इतनी नकारात्मकता, इतने कलह क्यों मचा है? क्योंकि नीति अनीति की बातें, संस्कार की बातें खत्म हो चुकी हैं एक तरह से। तो तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। इसमें प्रगति का तात्पर्य मनुष्य की सोच में प्रगति हो, वो रूढ़िवादी सोच में ग्रसित ना रह जाए, उसे अब आगे बढ़ना है। और इसलिए अपने को कमजोर न समझो। कमजोर ना समझो मतलब एक तरह से शब्द आता है अबला। अबला नहीं समझो। स्त्री क्या है? स्त्री तो अब सबला है ना। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अब तुम कमजोर ना समझो, तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो, तुम्हारे भीतर बल है, तुम ही दुर्गा काली हो और संहार करने की शक्ति तुम ही हो, क्योंकि शिव भी अधूरे हैं शक्ति के बिना। तो यहाँ स्त्री के सबल रूप की चर्चा हो रही है, सबला रूप की। जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। हमारा पुराण, हमारे धार्मिक ग्रंथ भी यही बतलाते हैं कि स्त्री जो है संपूर्ण जगत की जननी है। आपको याद होगा दुर्गा सप्तशती में, अगर आप लोगों ने पढ़ा या सुना होगा, तो माँ दुर्गा का अस्तित्व कैसे सामने आया। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ लगाई तो उनका प्राकट्य होता है। किस देव की शक्ति से उनका किस अंग का प्रादुर्भाव हुआ, ये सब वर्णित है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि मातृशक्ति या स्त्री शक्ति जो है वह युग की शक्ति है, ठीक है, और वही इस युग की गौरव है, इस युग की शक्ति नारी है। तो अब यहाँ पर आपको ये पंक्तियाँ और इस पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट हो चुके हैं कि आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। अब देखिए, हम पिछले जो भी एग्जाम में सवाल आए हैं, अब उन सवालों की तरफ रुख करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को यदि याद होगा तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ प्राप्त होता है कि कविता का मुख्य स्वर है क्या है? ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है गौरव गाथा, दूसरा युग निर्माण, तीसरा स्त्री शक्ति और स्वतंत्रता। तो आप पंक्तियों में देखिए कि आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। इन चंद पंक्तियों में क्या बातें नजर आ रही हैं? एक एक पॉइंट को देखेंगे। गौरव गाथा, तो हमारी गौरव गाथा किस चीज को लेकर हो रही है? हम किस चीज को लेकर गर्व करेंगे? हमारा इन पंक्तियों में इस गौरव गाथा से संबंधित कोई विशेष बात निकल के सामने नहीं आ रही है कि हम अपने सांस्कृतिक पक्ष का गौरव गान कर रहे हैं, या हम राष्ट्रीय पक्ष का कर रहे हैं, या ऐतिहासिक पक्ष का कर रहे हैं, नहीं आ रहा है ना। तो गौरव गाथा में वो भाव ही नहीं आ रहा है जो इन पंक्तियों से रिलेट करे। दूसरा युग निर्माण, युग निर्माण की बात तो हो रही है, लेकिन सवाल क्या पूछा जा रहा है? मुख्य स्वर क्या है? आप देखिए प्रश्न में क्या लिखा होता है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही या सबसे उपयुक्त उत्तर की तरफ जाना है हमें। उसी को
चूज करना है, उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो सबसे उपयुक्त, सबसे नजदीक क्या जा रहा है? ठीक है, युग निर्माण की बात हो रही है कि युग निर्माण तुम्हें करना है, लेकिन युग निर्माण की बात किसके लिए हो रही है, किस आधार पे हो रही है? ये चीजें हमें युग निर्माण वाले पॉइंट में अधिक क्लियर नहीं हो रही है कि ये कविता का मुख्य स्वर है, क्योंकि युग निर्माण की बात तो यहाँ आज़ादी की भी बात हो रही है, प्रगति की भी बात हो रही है, संपूर्ण जगत के गौरव की भी बात हो रही है। तो देखिए यहाँ स्वतंत्रता जो है यह भी विशेषकर बहुत हद तक निकट नहीं जा रहा है, क्योंकि आज़ादी की बात तो केवल यहीं पर इसी पंक्ति में आ रही है ना, स्वतंत्रता तो यही रह जा रहा है। तो अब बचा क्या? स्त्री शक्ति। पूरे कविता के आरंभ की पंक्तियों से लेकर अंत की पंक्तियों तक यही एक पॉइंट है जो आपको निकट विकल्प की तरफ ले जा रहा है कि कविता का मुख्य स्वर स्त्री शक्ति है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। तो कविता का मुख्य स्वर क्या है? स्त्री शक्ति है। फिर दूसरा प्रश्न है कि कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति में अभी जब हमने बात किया कविता के विषय पर, उसके अर्थ पर, उसके आर्थिक पहलू पर, मैंने उदाहरण भी दिया कि कविता या जब भी आवश्यकता पड़ी है इस युग को, तो रीढ़ की हड्डी या आत्मसंबल प्रदान करने का कार्य महिलाओं ने ही किया है। तो आपको क्या लगता है कि औसत भूमिका है या नगण्य है या अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक का मतलब जिसकी आवश्यकता आज हमें नहीं होती है वो चीजें अप्रासंगिक होती हैं। तो निश्चित तौर पे ना तो स्त्रियों की भूमिका औसत है, ना तो नगण्य अर्थात न के बराबर है, और न ही अप्रासंगिक है। क्या है? संज्ञान योग्य है। अर्थात स्त्रियों की भूमिका आज़ादी के समय ऐसी रही है कि आप उनको दरकिनार करके इतिहास को आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास को पढ़ने के क्रम में आपको महिलाओं के योगदान पे चर्चा करनी ही होगी। जब जब आज़ादी की बात आएगी या इन पंक्तियों के माध्यम से, तो स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की जो भूमिका है वो संज्ञान योग्य है। अब अगला सवाल है कि स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, क्योंकि किया गया है और नहीं किया गया है में बहुत अधिक दिक्कत आती है और चीजें छूट जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर अपने को कमजोर न समझो। ठीक है, आपको ऑप्शन पहले देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन प्राप्त है सबला, नीव, अबला और गौरव। ठीक है, तो निश्चित तौर पे आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। तो नींव की चर्चा तो हो रही है कि स्त्री तो आज़ादी के जो भी मूवमेंट चल रहे हैं उसकी नींव में है। और देखिए यहाँ पर जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो, तो गौरव तो वो पहले ही मानी जा रही है, यानी इसका प्रयोग किया जा रहा है विशेषण का स्त्री के लिए। उसके बाद क्या किया जा रहा है? सबला, उसे तो बोला जा रहा है कि तुम कमजोर न समझो, तुम क्या हो, तुम सबला हो, सबला का भी जिक्र हो गया। तो इस पूरे कविता की पंक्ति में कहीं भी अबला शब्द का या विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, यह सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है कि स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? निर्माणकारी शक्ति, तो देखिए आपको पंक्तियां क्या मिल रही हैं। युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव, जननी हो संपूर्ण जगत की, कमजोर न समझो। तो एक एक पॉइंट को जरा हम ध्यान से पढ़ेंगे। कमजोर न समझो में क्या है? बढ़ावा दिया जा रहा है उसके आत्मबल को, जो उसकी चेतना सो गई है रूढ़िवादी परंपरा में, पितृसत्तात्मक समाज में जीते जीते उसको उससे बाहर निकलने की बात हो रही है। तो कमजोर न समझो, इस पंक्ति में तो निर्माणकारी शक्ति का भाव नहीं आ रहा है। फिर जननी हो संपूर्ण जगत की, तो ये तो ठीक वैसे ही बात हो गई ना जैसे कि जामवंत ने हनुमान को बतलाया कि भाई शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, उनको एहसास कराया। तो इस पंक्ति में निर्माणकारी शक्ति का भाव तो नहीं आ रहा है, ये तो जगत सत्य है, तो यह पंक्ति भी नहीं है। स्त्री तो निश्चित तौर पे जगत का निर्माण करती है। आज़ादी की खुदी नींव, आज़ादी की नींव खुदी है, ये तो उस समय का तत्कालीन परिस्थिति का वर्णन हो रहा है कि अब आज़ादी का समय है और नींव खुद चुकी है तो योगदान देना है। तो यह पॉइंट भी नहीं हुआ। तो बचा क्या? युग निर्माण तुम्हें करना है। इस
पंक्ति में एक उत्तरदायित्व का बोध हो रहा है कि स्त्री के ऊपर यह उत्तरदायित्व है, निर्माणकारी शक्ति का भाव है कि युग निर्माण के माध्यम से ही महिलाएं समाज को, अपने परिवेश को, अपने राष्ट्र को बदल सकती है। तो इसका सही उत्तर यह हो गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कविता के अनुसार स्त्री को ऑप्शन है गौरवगान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा। ये 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे आप हर एक ऑप्शन को जितना जल्दी शीघ्र पढ़ पाएंगे, नज़दीक उत्तर तक, सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। अब आ रही है बात कि कविता के अनुसार स्त्री को गौरवगान करते रहना होगा। जैसे कि यहाँ बात आ रही है कि जननी हो, संपूर्ण जगत की गौरव हो, तो गौरव हो ये बताया जा रहा है। कहीं भी ये भाव नहीं आ रहा है कि स्त्री स्वयं गौरवगान करने में लग जाए, तो ये भाव तो है ही नहीं इस कविता में। फिर पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, तो ये जो पंक्ति है ना, ये यहाँ से लिया गया है कि तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। तो ये क्या है, अभिधा में ही बात को कह दिया गया है। अभिधा अर्थात सीधा सीधा, इसका कोई लक्षणा या व्यंजना स्वरूप में अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। पत्थर में पानी भरना एक प्रतीक भाव है जो कि सीधे सीधे नहीं होगा। स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, और अंतिम में जो ऑप्शन है कि जननी के रूप में ही रहना होगा। तो कहीं भी, जैसे कि अंतिम पंक्ति में बात आ रही है जननी हो संपूर्ण जगत की, इस पंक्ति का यह अर्थ कदापि नहीं है कि स्त्री का स्वरूप केवल जननी के रूप में है। केवल जननी रूप में स्त्री का अस्तित्व नहीं है, ना ही उसका परिचय है। तो सबसे अच्छा और सटीक उत्तर क्या है, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। ये क्यों है, क्योंकि कविता में ही ये बात बताई जा रही है। हम अपने मन से सही उत्तर तक नहीं जा सकते हैं कि अब आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। स्वयं की शक्ति को पहचान कर तुम्हें अब जो भी रूढ़िवादी परंपरा है, सोच है, उसके आगे बढ़कर एक स्वस्थ समाज की रचना करनी है। तो ये स्वयं की शक्ति को पहचानने वाली बात क्या है, इन्हीं 2 पंक्तियों से उठकर आ रही है कि युग निर्माण तुम्हें करना है। अब अगला सवाल है, जननी हो संपूर्ण जगत की, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जितने भी अलंकार के नाम दिए जा रहे हैं, इसमें से जैसे कि अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है और यमक है। तो इसमें से सबसे पहले अलंकार यदि आप लोग पढ़े होंगे तो अलंकार का 2 भेद हो जाता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार की कैटेगरी यदि आप समझ जाते हैं कि उसमें अर्थ के आधार पर अलंकार का निश्चय होता है, तो उसमें उपमा, रूपक जाता है। और जैसे जैसे सवाल आता जाएगा हम एक एक अलंकार को भी प्रश्न के माध्यम से ही क्लियर करते जाएंगे। बहरहाल हम प्रश्न के आधार पर ही यदि सुने शब्द को, जननी हो संपूर्ण जगत की, तो इन पंक्तियों में जो ध्वनि बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि इन पंक्ति में कहीं भी यमक अलंकार नहीं है। यमक अर्थात एक शब्द जो है, एक शब्द के 2 अर्थ निकल जाते हैं, जैसे कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक का अर्थ दूसरा, दूसरे कनक का अर्थ दूसरा। यमक रूपक नहीं है या उपमा नहीं, क्योंकि ये अर्थालंकार में जा रहे हैं। ये एकदम सामान्य पंक्ति है, तो जाहिर सी बात है, एक तो सामान्य अर्थ भाव बोध लेकर भी आप अनुप्रास सही उत्तर का टिक लगा सकते हैं। फिर भी जब बोध हो रहा है अनुप्रास है, तो ध्वनि कौन सी आ रही है? एक तो यहाँ पर ज, अनुप्रास का रूल ही यही है कि एक से अधिक बार जब वर्ण की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार होता है। और फिर ना की आवृत्ति भी तो हो रही है, जननी हो संपूर्ण जगत की, 3 बार ना की ध्वनि आ रही है, 2 बार ज की ध्वनि आ रही है, तो ये क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। तो इस तरह से आप जब भी पैसेज को पढ़ें तो सबसे पहले पंक्ति दर पंक्ति हर भाव को स्पष्ट करें। पद्यांश में क्या होता है कि बातें कुछ कही जा रही हैं, कभी कभी बातें लक्षणा में प्रकट होती हैं, कभी कभी व्यंग में अर्थात व्यंजना में, और कभी कभी अभिधा यानी ज्यों का त्यों अर्थ निकलता है पंक्तियों का। तो ये पैसेज के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको एक नवीनता प्राप्त हो रही होगी, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। और इस तरह से जब हम बहुत सारे पैसेज को सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे भीतर एक टेक्निक का विकास होगा और हम इजीली कम समय में पैसेज को, खास करके कविता को समझने में दिक्कत आती है, सो हमारा अभ्यास पूरा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।